हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रशांत कंपटीशन कोचिंग। आज आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रशांत कंपटीशन कोचिंग में। आज का सेशन उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो अभी भी फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम देने बैठेंगे। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और फटाफट शेयर करना शुरू कर दें, क्योंकि आज इस चैनल पर प्रशांत कंपटीशन कोचिंग पर आपको हर प्रकार की एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी। ओके, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम आपको पढ़ाने वाले हैं जो आपके राष्ट्रीय आंदोलन होते हैं। मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें बताया था राष्ट्रीय आंदोलन होता कैसे है, कैसे चलाया जाता है और कैसे चला था। आज फिर से उसी पर हम चर्चा करेंगे, उसी टॉपिक पर फिर से चर्चा करने वाले हैं और एक नए आंदोलन के साथ जो हमारे महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था और जिसका नाम है असहयोग आंदोलन, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन के बारे में आपको बताया जाएगा कि किस टाइप से असहयोग आंदोलन का शुभारंभ हुआ, किस टाइप से असहयोग आंदोलन चलाया गया और किस टाइप से असहयोग आंदोलन का अंत हुआ। तो आपको बता दें कि कोई भी आंदोलन जब चलाया जाता है तो उसके कुछ कारण होते हैं। आंदोलन का मतलब आपको समझाया था कि किसी सरकार, किसी भी समाज या किसी भी कानून के विरोध करता, जब मैं विरोध करता हूं, कोई भी जनता, किसी भी देश की जनता जब किसी कानून, किसी सरकार का विरोध करती है तो वो एक आंदोलन के जरिए करती है। और उस समय 1920 से लेकर 1947 और 1920 से पहले जो काल चला, जो समय चला, उसमें अंग्रेजी हुकूमत रही है भारत पर। और अंग्रेजी हुकूमत को तोड़ने के लिए जो भारत में अनेक प्रकार के आंदोलन चले हैं, उनको हमने एक नाम दिया जो जिसका नाम है राष्ट्रीय आंदोलन। और उसी टाइप का एक आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था जिसका नाम है असहयोग आंदोलन, और इसी के बारे में आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। असहयोग आंदोलन के बारे में आपको बताएं कि जो असहयोग आंदोलन था वो 1920 से लगभग स्टार्ट हो गया। 1920 में कुछ ऐसे क्रांतिकारियों ने भारत के आंदोलनों में भाग लेना शुरू किया। कुछ ऐसे कारण उत्पन्न हुए भारत में जिनके जरिए आज उस समय इसको असहयोग आंदोलन को जन्म लेना पड़ा। महात्मा गांधी को उन कारणों को मद्देनजर रखते हुए असहयोग आंदोलन को जन्म देना पड़ा। यस सर। आपको बता दें कि जो आंदोलन पहले घटित हो चुके थे, पूर्व काल में घटित हो चुके थे 1920 से, आज उन सबका किंग, उन सबका राजा असहयोग आंदोलन को जन्म लेना पड़ा। क्योंकि असहयोग आंदोलन 1920 की जो घटनाएं हैं, जैसे 1917 में रूसी क्रांति हुई, 1917 में रूसी क्रांति हुई, इसने बढ़ावा दिया असहयोग आंदोलन को। 1916 ईस्वी में होम रूल आंदोलन, गृह शासन जो व्यवस्था थी, जो गृह शासन आंदोलन छिड़ा, उसका भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है असहयोग आंदोलन को जन्म देने के लिए। वो भी एक कारण माना गया है। उसके बाद में 20 अगस्त 1917 में 20 अगस्त 1917 में मॉन्टेग्यू की घोषणा हुई। मॉन्टेग्यू की घोषणा हुई। 1916 में कांग्रेस लीग समझौता हुआ। 1916 में जब कांग्रेस लीग समझौता हुआ और उसके बाद हमने आपको बताया होम रूल यानी कि गृह शासन आंदोलन भी चला।
इन सबको नजर में रखते हुए इन सभी आंदोलनों का एक राजा जिसका नाम है असहयोग आंदोलन, आज वो प्रफुल्लित हुआ है समाज में, भारत के समाज में। और भारत के समाज में प्रफुल्लित होकर उन अंग्रेजों के विरुद्ध कड़ा शासन उठाया जाता है भारत की जनता के द्वारा, जिनसे अंग्रेजों का विरोध किया जाता है। आज बहुत गर्मी है क्योंकि आज होली का दूसरा दिन है और आशा करते हैं कि आप लोग मन लगा के पढ़ेंगे। जहां जहां इम्पोर्टेंट है वहां वहां होली मिलने जाइए और ज़्यादा मत मिलिए, क्योंकि आपका जो बीए सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला है वो बहुत जल्दी एग्ज़ाम होने वाले हैं, क्योंकि हमें पता चला है कि 10-15 दिन के बाद आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। और पॉलिटिकल साइंस में आप लोग सभी लोग मेहनत कीजिए, पॉलिटिकल साइंस में आपके अच्छे नंबर आएंगे और इस कोचिंग के जरिए आप पढ़ते रहिए। तो असहयोग आंदोलन की बात करें तो 1920 के जो पूर्व की घटनाएं थी उनको मैंने दर्शा दिया, क्योंकि इसी कारण असहयोग आंदोलन को एक भाग मिला। इन्हीं आंदोलनों ने जब भाग लिया तो एक बड़ा आंदोलन बन के सामने आया और जिसका नाम रखा गया असहयोग आंदोलन। आपको बता दें कि 1920 से लेकर 1927 तक एक युग का सूत्रपात हुआ और जिसका नाम था गांधी युग। क्या नाम था? गांधी युग नाम था। इसका नाम गांधी युग क्यों पड़ा? इसका नाम भाई 1920 से लेकर 1947 का जो टाइम पीरियड था, इसका नाम गांधी युग इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें महात्मा गांधी की एक महान भूमिका है। किसी भी आंदोलन को चलाने से पहले कुछ उसमें राजनीतिक नेता होते हैं, कुछ सामाजिक नेता होते हैं, वो अपनी मीटिंग करते हैं, अपनी बैठकों को आयोजित करते हैं और उन बैठकों के जरिए उन आंदोलन को आगे बढ़ाया जाता है। उसी प्रकार महात्मा गांधी के जरिए असहयोग आंदोलन को आगे बढ़ाया गया है। तो 1920 से लेकर 1947, यहाँ पर सॉरी 27 नहीं है, यहाँ पर है 1947। 1947 तक यहाँ पर गांधी युग का एक सूत्रपात हुआ, एक युग का सूत्रपात हुआ जिसे हमने गांधी युग कहा है। ओके, अंडरस्टैंड। अब बता दें असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी, क्योंकि जिसने आंदोलन को चलाया है, अगर हम उसका नाम यहाँ पर नहीं लिखते हैं तो शायद मुझे भी वो याद नहीं आएगा जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो महात्मा गांधी का नाम लिखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लैक बोर्ड पे आज। और बता दें और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पेन और एक रफ लेके बैठ जाइए, क्योंकि जब पेपर आता है तो बच्चे क्या करते हैं, चैनल का वीडियो खोल खोल के देखते हैं। वीडियो खोलेंगे कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, उस टाइम पढ़ने की जरूरत नहीं, उस टाइम उन नोट्स को देखिए, नोट्स के जरिए आप पढ़िए, क्योंकि मोबाइल के जरिए आपको उस टाइम समझ में नहीं आएगा। और मोबाइल क्या होता है, अभी आप वीडियो देख रहे हैं, चैनल पे हैं और आप क्या करते हैं, गेम की तरफ आपका ध्यान चला जाता है, तो चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, चला जाता है बच्चों का। लेकिन उसके बाद जब पेपर होगा उस टाइम गेम की ओर अगर ध्यान गया आपका तो पेपर पूरा आपका बहुत बढ़िया होगा। तो आज केवल कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, जो समझा रहा हूं उसे समझ लीजिए और बढ़िया बढ़िया आप लिखते जाइए, जो आपको बाद में याद करने में दिक्कत ना हो। तो महात्मा गांधी और असहयोग आंदोलन, इसके बारे में बता दें, महात्मा गांधी और असहयोग आंदोलन कैसे विख्यात हुआ, किसके जरिए ये फैला। असहयोग आंदोलन क्या था, आपने प्रथम विश्व युद्ध सुना होगा, 1914 से चला है और जिसका एंड 1918 में हुआ। 4 साल विश्व युद्ध चलने वाला ये प्रथम विश्व युद्ध, जिसके जरिए संपूर्ण देश, विश्व में जितने देश हैं उन सभी के बीच युद्ध हुआ, इसीलिए इसको एक नाम दिया गया, बड़ा नाम दिया गया, प्रथम विश्व युद्ध। समझ में आ रहा है? यस सर। उसके बाद आपको बता दें कि जो प्रथम विश्व युद्ध था, जब वो चल रहा था भारत में, भारत भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहा था, भारत भी लड़ रहा था, तो प्रथम विश्व युद्ध के चलते समय महात्मा गांधी जो थे वो राजनीति में उन्होंने अपने कदम सबसे पहले रखे। यानी कि यहाँ पर समझाने की कोशिश मैं ये कर रहा हूं कि जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो उस समय क्या हुआ कि जो महात्मा गांधी थे उन्होंने
इसमें भाग लेना शुरू किया, जो राजनीति होती है, पॉलिटिकल जो होता है, उसमें भाग लेना शुरू किया। अच्छा, एक बात और बता दें कि जो व्यक्ति पहली बार राजनीति में जाता है या कोई भी ग्राउंड हो, जब वो ग्राउंड पे पहली बार जाता है तो उसे असमंजस होता है, उसके दिमाग में निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है कि वो किस आदमी को उचित समझे, किस आदमी को अच्छा समझे, किस व्यक्ति को बुरा समझे। उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती है, सोचने और समझने की शक्ति नहीं होती। जिस तरीके से वो उस ग्राउंड पे रनिंग करता है और रनिंग करते हुए उसे ये पता चलता है कि यह व्यक्ति किस टाइप का है, वो व्यक्ति किस टाइप का है, वो दल किस टाइप का है, तो उसे उस समाज में, उस सोसाइटी में रहने की उसे आदत पड़ जाती है और वो सब सीख जाता है जो उस सोसाइटी के लिए आवश्यक है। इसी प्रकार जब महात्मा गांधी राजनीति में आए तो उन्हें यही नहीं पता था कि अंग्रेज हमारे लिए अच्छे हैं, भारत के लिए अच्छे हैं कि नहीं है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अंग्रेजों के प्रति सहानुभूति दिखाई। अंग्रेजों के बहुत बड़े लवर थे, बहुत बड़े फैन थे। उस टाइम क्या हुआ कि जब ये अंग्रेजों के फैन थे और अंग्रेज इन्हें डालना, अंग्रेजों की जब वो अंग्रेज भारत में आए, व्यापार की दृष्टि से आए, उसी समय से भारत को लूटना चाहते थे, लेकिन महात्मा गांधी इस बात से पूर्णतः परिचित नहीं थे। वो अंग्रेजों के प्रति सहानुभूति दिखा रहे थे। जैसे जैसे सहानुभूति उनकी बढ़ती गई, उनका क्या मानना था कि जिस प्रकार गोखले जी उनके जो गुरु हैं, राजनीतिक गुरु हैं महात्मा गांधी के, गोखले जी, यहाँ पर नोट कर लीजिए, ऊपर कंपटीशन डाल लीजिए, ये कंपटीशन का हिस्सा है। और एक बात बता दें कि जो बच्चे कह रहे हैं कि ये कंपटीशन का हिस्सा नहीं है, तो इस बात पे बिल्कुल मत जाइए और ये भी मत सोचिए कि प्रशांत कंपटीशन, कोचिंग का नाम कंपटीशन है, पढ़ाया सिलेबस का जाता है कि जो बीए, जो 9th यहाँ तक फर्स्ट क्लास का जो भी है, फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास, ऑल ओवर एजुकेशन, जितनी भी एजुकेशन है वो सब कंपटीशन से रिलेटेड है। मैंने कल नेवी का एक फॉर्म देखा, उसका सिलेबस देखा, आप विश्वास नहीं मानेंगे, क्लास 8th का उसमें सवाल आया है। क्लास 8th का जो सिलेबस है वो उसमें पूछा गया। अब बताइए, नेवी इतनी हायर एजुकेशन जो वहां पर पेपर होने वाला है और वहां पर क्लास 8th का पूछा जाता है, तो क्या है, क्लास 8th कंपटीशन नहीं है, वो भी एक कंपटीशन है। सीरियल से पढ़ते जाइए। असहयोग आंदोलन से आपसे पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो आप क्या बताएंगे? आपको यही बताना होगा, रामकृष्ण गोखले। तो रामकृष्ण गोखले कैसे थे? वो भी अंग्रेजों के प्रति अपनी दया और सहानुभूति रखते थे, उसी टाइप से महात्मा गांधी भी रखते थे। जब प्रथम विश्व युद्ध चला तो अंग्रेज जो राजनीति थी भारत की, उसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया, उसमें आए। जैसे मैं भी बढ़ रहा था धीरे धीरे अभी राजनीति की ओर, लेकिन अब मैं पीछे आ गया हूँ, एजुकेशन की लाइन में चलने लगा हूँ। और इसी टाइप से मतलब सब लोग जाते हैं राजनीति में, जब नया नया जोश होता है, खून होता है, तो सब लोग सोचते हैं राजनीति में जाएं और वहां पर जाके हम भी चर्चा करें। अभी एक बुलडोजर वाले बाबा जी हैं, उनका एक संगठन चल रहा है कट्टर हिंदू। तो जितने भी हिंदू भाई हैं वो क्या करते हैं, उनके अंदर बहुत खून है और होना भी चाहिए, होना भी चाहिए, क्योंकि जो नया खून है अगर वही नहीं दौड़ेगा समाज में तो बेचारे जो बूढ़े लोग हैं वो क्या दौड़ेंगे। तो जो कट्टर हिंदू हैं इस समय बुलडोजर वाले बाबा जी हैं, जेसीबी पर चल के आंदोलन वो कर रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं, तो मैं भी उनका समर्थन हूँ, मैं भी बीजेपी से हूँ। और वो क्या करते हैं कि बहुत जो आज के नवयुवक हैं वो बहुत रोष और जोश में हैं। मैं फेसबुक पर स्टोरी देखता हूँ तो जो सबसे ज़्यादा बीजेपी की, ठीक। तो खैर इन बातों को छोड़िए। और यहाँ पर क्या है, मैं पढ़ा रहा था कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसमें क्या था, अंग्रेजों की कूटनीति तो लगभग चली आती है। अंग्रेजों ने क्या कहा कि महात्मा गांधी भारत से आए हैं पहली बार, इनको पकड़ के निचोड़ दो, मारपीट इनकी लगा दो। और हुआ भी वाकई में वैसा कि महात्मा गांधी को पता नहीं था अंग्रेज हमारे साथ क्या करने वाले हैं। और जैसे ही अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को राजनीति में घुसते हुए देखा कि एक अच्छा नेता है और इसको निचोड़ने का मन कर रहा है, तो क्या किया, क्योंकि भारत में जब महात्मा गांधी घुसे राजनीति में तो जनता ने भी उन्हें एक युवक नेता समझकर उनकी बात मानना उचित समझा। जब ऐसा प्रतीत हुआ अंग्रेजों की कि इनके
यहाँ पर मत ज़्यादा है महात्मा गांधी के, तो उन्होंने महात्मा गांधी को अपनी ओर खींचना आरंभ किया और महात्मा गांधी जो थे वो चले भी गए। अंग्रेजों ने उनसे कहा कि जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है तो भारत के जितने भी सैनिक हैं, भारत के जितने भी सैनिक हैं और जितनी भी भारतीय जनता है, अगर इस युद्ध में मेरी तरफ से लड़ती है तो हम भारत को एक उच्च स्तर पर पहुंचाएंगे। और ऐसा ही हुआ। महात्मा गांधी एक ही बार में मान गए और क्या क्या, चलो भैया, भारत की जनता जितनी भी थी उसको प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से भेज दिया। हालांकि भारत के लोग मानने वाले नहीं थे, लेकिन महात्मा गांधी के जरिए उन्हें जाना पड़ा, क्योंकि वो एक राजनेता थे और उनकी बात मानना उनके लिए अच्छा था, भारतीय जनता के लिए, इसलिए भारतीय जनता को जाना पड़ा। चलिए वो चले गए, कोई बात नहीं। लेकिन क्या हुआ, जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1918 में, तो उसके बाद क्या हुआ, अंग्रेजों ने इतनी कूटपूर्ण जो नीतियां थी वो भारतीयों के प्रति अपनानी शुरू कर दी। अब महात्मा गांधी को छोड़ दिया। अब महात्मा गांधी जो आज सहानुभूति की एकता रखते थे अंग्रेजों के प्रति, वो बदला लेने की भावना में बदल गए। जो आज अंग्रेजों के दोस्त थे वो आज दुश्मन में बदल गए। अब उन्हें इतना ध्यान नहीं था कि अंग्रेज हमारे दोस्त हैं या हमारे दुश्मन हैं, और वाकई में होना यही चाहिए कि जब तक हम दुश्मन को अपने पहचान नहीं लेते तब तक तो चलो कोई बात नहीं, और जब हम पहचान लेते हैं तो थोड़ा डिस्टेंस बना लेना चाहिए, क्योंकि पता नहीं वो कितने टाइम हम पे वार कर देगा। जब महात्मा गांधी ने जाना, उन्हें पता चला कि अंग्रेज भारत को लूटना चाहते हैं, तो वो अलग हट गए। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध अब धीरे धीरे कदम अपने दूर हटा लिए और उनसे लड़ना प्रारंभ कर दिया अपनी कूटनीति के जरिए। महात्मा गांधी एक राजनीतिक नेता ही नहीं बल्कि कूटनीतिज्ञ भी थे। उन्होंने भारत के समाज को, भारत की जो जनता थी उसको इतने उच्चतम स्तर और स्वतंत्रता दिलाने के प्रतिरूप जितना कार्य किया है, भारत के अग्रिम और पश्चिम काल में कोई भी राजनीतिक नेता नहीं कर सकता। क्योंकि आपको बता दें, जब महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से दूर हटना शुरू कर दिया, अंग्रेजों के प्रति व्यवहार करने लगे और टाइप का, उनसे शत्रुता का व्यवहार करने लगे, तो अंग्रेज भी समझ गए महात्मा गांधी हाथ में आने वाले नहीं हैं। चलिए छोड़ दीजिए, भारतीय जनता भी अब अंग्रेजों के विरुद्ध हो गई, क्योंकि वो पहले से ही थी, और अंग्रेजों की जो कूटनीति थी उसके बारे में भारतीय जनता और महात्मा गांधी पूर्ण रूप से समझ गए। तो एक तो ये कारण हो गया किसका, असहयोग आंदोलन का, क्योंकि पहले से इतने कारण यहाँ पर रीजन मौजूद थे। अब क्या हुआ, जब अंग्रेजों ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद में भारतीयों की जनता के साथ ओतप्रोत व्यवहार किया, तो उससे भी असहयोग आंदोलन जाता है महात्मा गांधी की श्रृंखला में। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का निश्चय कर लिया। देखिए अभी जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस जो संगठन है, सॉरी पार्टी नहीं थी उस टाइम, उस समय ऑर्गेनाइजेशन था, एक संगठन था। उसके बारे में आपको बता दें कि उस समय जो संगठन था वो संगठन अभी असहयोग आंदोलन को पूर्णतः निश्चित नहीं करता है, वो इसमें भाग नहीं लेना चाहता है। इसीलिए महात्मा गांधी ने केवल असहयोग आंदोलन को आगे बढ़ाया। एक बात और बता दें कि 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए। महात्मा गांधी कहाँ गए, दक्षिण अफ्रीका गए। किसी से भी गए होंगे, मोटरसाइकिल तो थी नहीं उस टाइम, साइकिल से ही गए होंगे या जहाजों से गए होंगे, कैसे भी गए हों उसका नहीं पता है। लेकिन 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए। वहां क्यों गए, कोई मौज मस्ती नहीं करने गए, कोई टूर पर नहीं गए, वहां गए थे इसलिए क्योंकि वहां की जो सरकार थी वो क्या कर रही थी, भारतीयों के प्रति रंग भेद नीति अपना रही थी, रंग भेद नीति अपना रही थी। और अपनाने के कारण रंग भेद नीति क्या होती है, रंगों से विरोध कर रही थी। महात्मा गांधी वहां गए, उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन वहां छेड़ दिया, जिसके तहत इस जो नीति थी वहां सरकार को बदलनी पड़ी। और जब वो 1915 ईस्वी में भारत वापस लौटे तो भारतीय जनता ने उन्हें ख्याति प्राप्त हुई, जिसके जरिए महात्मा गांधी का नाम
आज असहयोग आंदोलन की दृष्टि से और भारतीय जनता के बीच और भी ऊपर उठ गया था। आपको बता दें कि जब महात्मा गांधी ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों की भरपूर सहायता की भारतीय जनता को लेकर, भारत की जो जनता थी उसके जरिए और अपने तन मन धन से अंग्रेजों की जब सहायता की है प्रथम विश्व युद्ध में, तो अंग्रेजों ने उन्हें एक उपाधि दी, केसरी या हिंद। केसरी या हिंद की उपाधि जब उन्हें मिली और एक पद्म भूषण पुरस्कार भी उन्हें दिया गया। लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बाद जब अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति अपनाई तो महात्मा गांधी से चुप नहीं रहा। उन्होंने कहा कि हम अपने प्रति इतनी उदारता देखकर भारतीय जनता का विश्वास नहीं खोएंगे, और उन्हें अंग्रेजों के प्रति दुष्टता के कदम उठाने पड़े। शत्रुता के कदम उन्होंने उठाए और अंग्रेजों को भगाने की सोच ली। इसीलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन करने का निश्चय किया, और असहयोग आंदोलन को जो मुख्य कारण है, जो मेन रीजन है इसको उदय करने के, उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। असहयोग आंदोलन के जो मेन कॉजेस थे, जो मेन रीजन थे उसके ग्रोइंग होने के, वो सबसे पहला कारण था युद्धोत्तरकालीन भारत में घोर निराशा एवं असंतोष। आपको बता दें कि आंदोलन शुरू होने के कुछ कारण होते हैं, जैसे कि मैंने अभी वीडियो स्टार्ट होने से पहले बताया था आपको। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भारत में प्रथम विश्व युद्ध हुआ, भारत से बाहर हुआ, कहीं भी हुआ, 1914 में हुआ, उसमें जब भारत ने पार्टिसिपेट किया तो भारत को ये सहानुभूति मिली थी, भारत को एक विश्वास दिलाया गया था अंग्रेजों के द्वारा कि अगर भारतीय जनता हमारी तरफ से लड़ती है तो हम क्या करेंगे, द्वैध शासन का अंत करके उत्तम शासन की व्यवस्था करेंगे भारत में, और भारत में जिस प्रकार का शासन पहले हो रहा था उसी टाइप का शासन करेंगे। मतलब हम अपने शासन को पूर्णतः निरस्त करेंगे भारत। चलिए ठीक है। और इसी का प्रोत्साहन मिलते हुए महात्मा गांधी के और प्लस भारत की जनता ने इसमें भाग लिया प्रथम विश्व युद्ध में। और जैसे ही भाग लिया तो क्या हुआ, इनकी जीत हुई, मित्र राष्ट्रों की जीत हुई। अब क्या होता है, जीत के बाद जब युद्ध समाप्त हुआ तो ना तो केवल यहाँ एक अधिनियम पारित किया गया था, वो भी एक छोटा सा अधिनियम, कुछ नियम ऐसे बनाए गए थे जिनको भारत में कुछ लोगों को 0.115 की स्वतंत्रता मिल पाई थी, ऐसे आप समझ लीजिए। लेकिन उससे कहाँ पूर्णता यहाँ संचालित होने वाला था कार्यक्रम। जब वहां पर संचालित नहीं हो पाया, कोई भी कार्यक्रम यहाँ पर संचालित नहीं हो पाया, तो क्या होता है कि भारत की जनता जो थी उसमें एक असंतोष फैल गया कि जो अंग्रेजों ने कहा था वो नहीं किया। महात्मा गांधी से भी जनता थोड़ी रुष्ट हो गई, नाराज हो गई थी, लेकिन हालांकि वो अपने देश के थे इसलिए उनसे इतना वो नहीं किया जा सकता था, लेकिन अंग्रेजों से पूर्णतः नाराज हो चुकी थी। और इसीलिए इस निराशा के कारण और इस असंतोष के कारण असहयोग आंदोलन को जन्म देना पड़ा। अब हम बात करते हैं दूसरे रीजन की। जो दूसरा रीजन हुआ वो था रॉलेट एक्ट। क्या था? रॉलेट एक्ट था। अंडरस्टैंड? रॉलेट एक्ट था। और रॉलेट एक्ट आपको बता दें, उस समय जो अंग्रेज अधिकारी होते थे उनके नाम पर कुछ एक्ट बना दिए जाते थे। जो जहां का गवर्नर है, अगर उसने किसी को एक्ट बनाया है, कोई कानून बनाया है, तो उसके जरिए क्या होता था, उसी के नाम पे वो एक्ट तैयार किया जाता और उसी के नाम पर उसे पारित किया जाता था। इसी प्रकार एक रॉलेट एक्ट भी है। और रॉलेट एक्ट में आपको बता दें कि उस समय जब युद्ध समाप्त हुआ, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, और युद्ध के समाप्त होने के तत्पश्चात अंग्रेज इतने कूटनीतिज्ञ थे जो भारत को पूर्णतः बेचना चाहते थे, लेकिन अब वो हो नहीं सकता, अब तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि आप लोग मौजूद हैं। जब ये भारत को बेचना चाहते तो इन लोगों ने क्या किया कि मतलब भारत में कोई ऐसा पौधा ना बचे, कोई ऐसा नबीगोप ना बचे जो हम सबको कुचल सके, मतलब अंग्रेजों को कुचल सके। तो इन लोगों ने क्या किया कि एक सर्वे करवाया, भारत के संपूर्ण राज्यों में एक सर्वे हुआ। जो इस समय से जनगणना होती है, जो भी सर्वे इस टाइम होते हैं, ऐसे ही सर्वे उस समय अंग्रेजों ने करवाए।
इस सर्वे क्या था, अच्छा जब रॉलेट एक्ट बना तो भारत का गवर्नर कौन था, सर सिडनी रॉलेट था। भैया ये पॉइंट याद कर लो, कंपटीशन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन छोड़ो, पहले आप अपना बीए सेमेस्टर का देखो। सर सिडनी रॉलेट। बीए जो कर रहे हैं भैया, बीए जिनके पास पॉलिटिकल साइंस है, फटाफट पढ़ते जाइए और ज्यादातर लिखते जाइए। समझ में आ रहा है? यस सर। यहाँ पर बता दें कि जो सर सिडनी रॉलेट थे, सर सिडनी रॉलेट थे, उन्होंने क्या किया कि जब उन्होंने गवर्नर थे वहां भारत के भाई, तो उनका कुछ एम बनता है, तो उन्होंने कहा कि युद्ध तो समाप्त हो गया है, युद्ध तो समाप्त हो गया है, अब देख लो भारत में कितने क्रांतिकारी बचे हैं, क्योंकि क्रांतिकारियों से उस समय अंग्रेज बहुत डरते थे। अगर क्रांतिकारी नहीं होते तो शायद आज हमें आजादी नहीं मिल पाती। हालांकि वो उस समय अंग्रेजों की सरकार थी, क्रांतिकारियों का दबदबा कम था, लेकिन फिर भी अंग्रेज जो जितने भी थे वो क्रांतिकारियों से ज्यादा डरते थे, जितना महात्मा गांधी से नहीं डरते थे। अब क्या था कि कांग्रेस, मतलब क्या था कि क्रांतिकारियों का एक सर्वे करो कि भारत में कितने क्रांतिकारी हैं। 1917 में 1917 में एक टीम गठित की गई, और किसकी अध्यक्षता में, सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में। जब टीम गठन की गई, एक टीम बनाई गई और उसको पूर्ण रूप से भारत में लागू किया गया कि भारत में भैया लागू हो जाओ। और आज पूरी गणना करनी है कि भारत में कितने क्रांतिकारी मौजूद हैं। चलो भैया लागू होगा। सबने लिया बैग, एक बुक ली, एक पेन लिया और पूरे मोहल्ले में, पूरे गांव में जाना शुरू कर दिया। एक एक घर में गए, देखा, पूरा जायजा लिया। उन्हें तो पूरे कानून पता थे, सब पता था, वो ऐसे घुस जाते थे। और जैसे घुसे तो उन्होंने देखा यस सर कौन सा मतलब यहाँ पर क्रांतिकारी मौजूद है। जैसे जैसे सर्वे हुआ, सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में 1918 में रिपोर्ट मिली। कोई भी सर्वे होता है तो 2-3 साल बाद उसकी रिपोर्ट मिलती है, लेकिन अंग्रेजों का काम जो था, जो वर्क था, बहुत फास्टली था। 1918 में इस रिपोर्ट को पारित किया गया। 1918 में जब अंग्रेजों के बीच इस रिपोर्ट को रखा गया तो उस रिपोर्ट में क्या निकला पता? उसमें निकला कि जो भारत में क्रांतिकारी जितने मौजूद हैं, अगर पूरे अंग्रेज जुट जाएं क्रांतिकारियों पर, तब भी नहीं मार पाएंगे। और वास्तव में यही था, रियलिटी भी यही थी, क्योंकि उस समय क्रांतिकारी बहुत थे और भगवान की दुआ से उतने क्रांतिकारी बढ़ते ही चले जाएं। जब इस रिपोर्ट को पारित किया गया तो क्या हुआ, यहां पर सर सिडनी रॉलेट ने एक कानून बना दिया, रॉलेट एक्ट जिसका नाम रखा। इस रॉलेट एक्ट को पारित कब किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन की बुक में नोट कर लीजिए। 18 मार्च 1919 ईस्वी को इसको लागू कर दिया गया। भारत में जब इस कानून को लागू किया गया तो हमारे भारत के जो लोग थे वो क्या, इस कानून को किस नाम से पुकारा उन्होंने, रॉलेट एक्ट को किस नाम से, कानून से पुकारा, काला कानून। काला कानून के नाम से इसे पुकारा। मोतीलाल नेहरू का नाम आपने सुना होगा। मोतीलाल नेहरू ने कहा है कि भारत में अपील, वकील और दलील की व्यवस्था का अंत किया गया है काले कानून के जरिए, लेकिन अंग्रेजों ने उनकी एक नहीं सुनी। चलिए नहीं सुनी तो कोई बात नहीं। 1919 में दिल्ली जाते हुए, कहाँ जाते हुए, दिल्ली जाते हुए महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया और सीधे जेल पहुंचा दिया गया। हालांकि उन्हें 24 घंटे के अंदर रिहा करना पड़ा अंग्रेजों को, लेकिन फिलहाल उन्होंने इन्हें गिरफ्तार करके कुछ ज्यादा अच्छा नहीं किया, जिससे भारतीय जनता में एक आक्रोश फैल गया। किसके कारण? उनके विरुद्ध फैल गया, अंग्रेजों के विरुद्ध। चलिए इस बातों को छोड़िए, वो तो जाते रहते हैं, राजनीति नेता जो होते हैं वो जेल में जाते और आते रहते हैं, ठीक। जो तीसरा कारण हुआ वो था जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड, अगर आपने इस टॉपिक पे नहीं सुना है तो एक बार फिर से सुन लीजिए, क्योंकि इस टॉपिक केवल असहयोग आंदोलन से रिलेटेड नहीं, बल्कि हमारी राष्ट्रीयता और हमारे प्रभुत्व से संपन्न जो जितने भी कार्य क्रियाकलाप हैं उनसे भी संबंधित है, क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं और हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि जो भारत में घटनाएं घटित हुई। जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो ये भी सुन लें कि जो इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं वो अपने बैटरी और अपने नेट के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि इस वीडियो को देखना उनके लिए बहुत अत्यंत आवश्यक है।
क्योंकि इस वीडियो को देखने से मात्र आपको परीक्षा में सफल होना अनिवार्य नहीं है, बल्कि आपके दिमाग और आपके मस्तिष्क में ये बात भी समझ में आनी चाहिए कि जो घटनाएं भारत में हो चुकी हैं उनके बारे में आपको जायजा लेना चाहिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें तो सबसे पहले आपको बता दें ये हुआ कब था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, 13 अप्रैल 1919 को कहाँ हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को ये जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में है, एक जलियांवाला बाग वहां हुआ था। क्या बता दें कि जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ तो बता दें कुछ मतलब भारतीय जनता ने इसे काला कानून कहा, लेकिन जो जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि रॉलेट एक्ट जब बना तो इसका विरोध करने, और रॉलेट एक्ट मामूली एक्ट नहीं था। इसमें क्या था कि कोई भी भारतीय जनता हो, चाहे वो बूढ़ा हो या बच्चा हो या जवान हो, उसको पकड़ो, कारागार में डालो, लात घूंसों की बारिश कर दो, मशीन में डाल के खीमा बना दो, कोई कुछ कहने वाला नहीं था। समझ में आ रहा? क्योंकि बता दें, और इसी का विरोध करने के लिए पंजाब या कोई भी राज्य हो, सभी राज्यों में थोड़ी बहुत हड़तालें हुई, थोड़े बहुत कानूनों का उल्लंघन हुआ, कुछ लोगों ने यहाँ पर आंदोलन किए, छोटे बड़े बहुत से आंदोलन हुए। इसी टाइप से आपने एक राज्य सुना होगा पंजाब। पंजाब के लोग बहुत शातिर हैं ना, वहाँ के सरदार लोग ज्यादा हैं। पंजाबियों ने क्या किया? बहुत से आंदोलन किए, लेकिन उनकी गलती इस बात पे मेंशन नहीं करती थी क्योंकि उन्होंने वहां पर छोटे छोटे आंदोलन किए, वो भी जुलूस निकाला, वो भी शांतिपूर्ण, बहुत साइलेंटली। जैसे जैसे पंजाब में जुलूस निकालते गए तो पुलिस, जहां वहां का जो गवर्नर था, कौन था? माइकल ओडायर। उस समय माइकल ओडायर हुआ करता था। उसने क्या किया? उसने किया, पंजाब में जो कांग्रेसी नेता आ रहे थे, और जो कांग्रेसी नेता पंजाब में आ रहे थे बल्कि जो जा भी रहे थे, पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया। इस समय जो भी दंगे फसाद होते हैं, फिलहाल अभी यूपी में नहीं हो रहे हैं क्योंकि बुलडोजर वाले बाबा हैं, उसके बाद जब कभी हुए होंगे यूपी में, तो क्या होता है कि जब दंगे होते हैं तो क्या होता है कि जो राज्य होते हैं उनको बॉर्डर को पुलिस को तैनात किया जाता है। तैनाती के समय क्या होता है, ना तो कोई आएगा और ना तो कोई जाएगा। तो मतलब कांग्रेसी नेताओं के ऊपर पूरा प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि कांग्रेसी नेता उस समय उच्च संगठन था। जब वहां पर इस रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया तो क्या हुआ कि पंजाब में कुछ कांग्रेसी नेता थे, जैसे वहां पर जो मोस्टली उच्चतम टाइप के थे, उनका नाम है डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। उनको क्या हुआ, भैया दो नेता वो वहां फंस गए पंजाब में। अब उन्हें पकड़ लिया गया, चलो तुम पहले जेल में चलो। उन्हें पकड़ के जेल में डाला गया। उनकी इतनी पिटाई हुई, शायद हम देख नहीं पाते, और हम थे भी नहीं उस टाइम जो हम देख लेते। तो उनकी पिटाई के बावजूद जब उनकी पिटाई हुई तो पंजाब में तो एक खबर फैली गई, तो पंजाब में और रोष आ गया कि आओ आज हम आंदोलन करके रहेंगे। अब ना तो कोई कांग्रेसी नेता पंजाब में जा सकता था और ना ही आ सकता था। देखिए, सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और लिखते ही रहिए, क्योंकि आपको बाद में याद करना होगा। जैसे जैसे पंजाब में रोष बढ़ता गया, थोड़ी थोड़ी यहाँ पर होते गए, अली बंधुओं के द्वारा यहाँ पर कुछ संगठन किए गए, अली बंधुओं के ऊपर गोली चलाई गई, स्वयं सेवक, और वहां अंग्रेज भी मरे। अंग्रेज जहां पर मरते हैं वहां पर क्या होता है, मैटर बराबर हो जाता है, इक्वल हो जाता है, तो वहां पर ज्यादा कानून मतलब ज्यादा सख्ती नहीं दिखाता है। उसके बाद क्या हुआ, अमृतसर में आ जाइए। जब पंजाब में छोटी छोटी बातें होती गई, उल्लंघन होता गया, किसके कारण? रॉलेट एक्ट का विरोध करने के कारण। और इसी का विरोध करने के लिए, रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए अमृतसर गए बहुत से सरदार, बहुत से पंजाबी। और अमृतसर में जलियांवाला एक बाग है, वहां बाग आपको बता दें उसका जो क्राइटेरिया है वो बहुत बड़ा था। उसके बाग जो है उसके चारों तरफ 4 दीवारें थी, इतनी इतनी बड़ी दीवारें थी, जो एक व्यक्ति नीचे खड़ा हो जाता, एक उसके ऊपर खड़ा हो जाता, तब भी उसे पार नहीं कर पाता। लेकिन संपूर्ण बाग को, जो वहां पर निकासी का मार्ग था वो बहुत संकरा था, बहुत पतला मार्ग था। वहां पर एक गेट टाइप का था, जितना अपने रूम का गेट होता है या मेन गेट होता है, उतना बड़ा टाइप का गेट वहां पर था। जो भी बाग के अंदर, जो भी गार्डन के अंदर जाता था, वो केवल उसी मार्ग से जा सकता था, और कोई ना तो निकलने का मार्ग था ना तो जाने का मार्ग था। आपको बता दें कि जब वहां पर सभाएं हो रही थी,
लोग इस चीज का विरोध कर रहे थे कि रॉलेट एक्ट भारत में नहीं बनना चाहिए था, लेकिन तब भी बना। इस चीज का विरोध करने के लिए वहां पर लोग एकत्रित हुए, और लोग ही नहीं बल्कि भारत का प्रत्येक बूढ़ा व्यक्ति, भारत का प्रत्येक जवान व्यक्ति, भारत का प्रत्येक बच्चा और स्त्रियां और लड़कियां वहां पर मौजूद थी। आपको बता दें, एक अग्नि जो लगभग में हम सोच सकते हैं वो कम से कम 20,000 लोग वहां पर एकत्रित थे। आप सोच सकते हैं 20,000 में कितने लोग वहां पर मौजूद होंगे। जब 20,000 लोग वहां पर एकत्रित हुए तो आपने एक गवर्नर का नाम सुना होगा, जनरल डायर। जनरल डायर वहां पर आ गया, और उसने वो ऐसे ही नहीं आया था बल्कि अपने सिपाहियों के साथ आया, और उसने क्या किया, गोली चलाने का आदेश दिया। गोली चलाने का जब आदेश उसने दे दिया तो क्या हुआ, गोली चलती गई। आपको बता दें कि जब 20,000 लोगों के ऊपर 10 मिनट तक गोलियां चलाई गई, 10 मिनट में गोलियां चलने की संख्या हमने पढ़ी थी 16,500 थी। 16,500 गोलियां जो 10 मिनट तक चली 20,000 लोगों के ऊपर, वहां पर कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं था जो जिंदा बच के जा। जब अमृतसर जहां पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उस समय की जो घटना थी बहुत दर्दनाक थी। आपको हम विश्वास नहीं दिला सकते, जो जितने कांड हुए अब सोच सकते हैं कि 16,500 गोलियां, जहां 10 मिनट तक ये गोलियां चलाई गई, 20,000 लोग मौजूद थे, कितने मारे गए होंगे। जब इस टाइप की घटना भारत के पंजाब राज्य में हुई, तो पंजाब राज्य के जितने भी गवर्नर थे वो कितने भी रोकने की बात करते, लेकिन आपको बता दें जो दैनिक समाचार पत्र थे, जो मीडिया प्रभारी वहां पर छोटे मोटे थे, उन्होंने क्या किया, इस खबर को संपूर्ण भारत में फैलाने का काम अपने जिम्मे लिया। और उनका जिम्मा इतना मजबूत था कि इस खबर को उन्होंने संपूर्ण देश में फैला दिया, और पंजाब की जितनी भी अंग्रेज पुलिस थी, जितने भी वहां के गवर्नर थे, उन्होंने वहां का कुछ नहीं कर पाया। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तब पंजाब के 3 गवर्नर बदले गए। वहां पर ओ माइकल डायर था, ब्रिगेडियर डायर आया, और उसके बाद जनरल डायर आया। जनरल डायर ने जो अपना काम किया वो बहुत शोचनीय और दयनीय है भारत की जनता के लिए, और भारत की जनता का समर्थन भी मिलता है। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड पूर्ण हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, और इस खबर को संपूर्ण भारत में फैलते देखकर भारत की जनता में एक नया खून उबलने लगा अंग्रेजों के विरुद्ध। अंग्रेज अगर मिल जाता कहीं तो उसे पीस दिया जाता, लेकिन अब भी भारत की जो यूनिटी थी, जो एकता थी, वो पूर्ण विश्वसनीय नहीं थी। भारत में जो एकता है वो अब भी उतनी बलवती नहीं थी, लेकिन इस एकता को बढ़ाते हुए असहयोग आंदोलन ने मुख्यतः भाग लिया है। आपको बता दें कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और महात्मा गांधी के द्वारा जब अंग्रेजों से कहा गया कि ऐसा क्यों हुआ, तो आपको बताते हैं एक हंटर स्मिथ प्रतिवेदन रखा गया। नंबर 14 कारण हुआ वो था हंटर स्मिथ प्रतिवेदन। हंटर स्मिथ प्रतिवेदन के बारे में आपको बता दें कि हंटर स्मिथ प्रतिवेदन एक सीमित नहीं थी, एक क्या था, ग्रुप नहीं था केवल। इस ग्रुप का विश्वास ये था, इसने महात्मा गांधी और भारत की तमाम जनता को यही विश्वास दिलाया कि आप लोग समझ जाइए, जो अंग्रेज के द्वारा बनाई गई समिति, अंग्रेजों ने जो भारतीय जनता पर क्रूर अत्याचार अभी किया है जलियांवाला बाग हत्याकांड में, उसका पूर्ण निरीक्षण होगा, और निरीक्षण करने के बाद जो अंग्रेजी दोषी पाए जाएंगे उनको फांसी और विभिन्न कारागारों की व्यवस्था की जाएगी। महात्मा गांधी इस बात से भी संतुष्ट थे, चलो होगा, कानून की दृष्टि से उन्हें देखा जाए तो बहुत ही अच्छा हुआ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो जनरल डायर था, जनरल डायर की बात बता दें, जनरल डायर को जब निरीक्षण में पाया गया तो उसे अंग्रेज साम्राज्य का, ब्रिटिश साम्राज्य का शेर बताया गया। भैया बब्बर शेर है, इसने बहुत हिंदुओं को मार डाला, भारत में बहुत लोगों को मार डाला, लेकिन ऐसा नहीं था। उसको जब शेर बताया गया तो भारत की जनता के अंदर और रोष उत्पन्न हो गया। वो खूंखार शेर वहां पर जन्म लेने लगा भारत की जनता के बीच। उसने कहा चलो आओ, मतलब जिन्होंने गोली चलाई उनको ही आज प्रोत्साहन दिया जा रहा है अंग्रेज सरकार के ऊपर। वो जानते तो थे अंग्रेज सरकार बहुत बेकार है, लेकिन तब भी उन्हें जब हंटर स्मिथ बनी तो उन्हें बताया गया चलो कोई बात नहीं, कुछ तो निर्णय लिया जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसको जब शेर बताया गया तो भारत की जनता में बहुत रोष उत्पन्न हो गया, और शेर ही नहीं बल्कि उसको एक चांदी की तलवार
चांदी की तलवार भेंट की गई। चांदी की तलवार ही नहीं, 1.5 पाउंड की एक थाली, 1 पाउंड की थाली भी भेंट की गई थी, और ये थाली सोने की थी जबकि तलवार चांदी की थी। इतना सब कुछ हो गया तो भारतीय जनता के प्रति, भारतीय जनता में एक नया रोष उत्पन्न हो गया। आ जाओ आज तुम्हें हम देख लेंगे। और यही रोष 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो यही रोष काम आया। इसीलिए असहयोग आंदोलन एक बहुत बड़ा आंदोलन था और इतने कारण माने जाते हैं इसको जन्म देने के लिए। जो आपका 5th वाला कारण है वो है खिलाफत आंदोलन। दिख रहा है बच्चों? यस सर। खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन क्या होता है? खिलाफत आंदोलन का क्या भूमिका रही है, क्या भूमिका रही इसकी असहयोग आंदोलन को जन्म देने के लिए? इसकी बहुत भूमिका रही है। खिलाफत आंदोलन जब आपको बताया विश्व युद्ध हुआ तो टर्की जो था, टर्की में जो मुस्लिम गुरु था, टर्की का जो खलीफा था, आज हिंदू मतलब जो भारतीय मुसलमान है वो आज टर्की के जो टर्की का खलीफा है उसे अपना धर्म गुरु मानते हैं। टर्की का जो मुस्लिम राजा था उस समय, उसको क्या मानते थे? अपना खलीफा यानी कि धर्म गुरु मानते थे। लेकिन अंग्रेजों ने, और उस समय लड़ाई किसके बीच हुई? टर्की, जर्मनी एक तरफ थे, मित्र राष्ट्र एक तरफ थे। टर्की का जो राजा था उसे भारतीय मुसलमान क्या मानते थे? अपना धर्म गुरु मानते थे। चलो बढ़िया बात है। लेकिन अंग्रेजों ने प्रोत्साहन दिया कि अगर आप मेरी तरफ से लड़ते हैं, और लड़ना भी चाहिए, अगर आप मेरी तरफ से लड़ते हैं तो हम आपके गुरु को कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे, बस उसे हराकर आपके सुपुर्द कर देंगे, आप उनकी सेवा कीजिए या कुछ भी कीजिए, हमें कोई लेना देना नहीं है। तो भारतीय मुसलमान उस समय पता नहीं क्या खाते थे जो उनके दिमाग नहीं था उनके पास, उन्होंने युद्ध की तैयारी कर ली अंग्रेजों की तरफ से। बहुत बढ़िया लड़े, बहुत बढ़िया लड़े, मित्र राष्ट्र जीत गए और जो टर्की था वो हार गया, जर्मनी भी हार गया। लेकिन क्या हुआ? टर्की का जो धर्म गुरु था, जो खलीफा था, आज अंग्रेजों ने उसे बंदी बना लिया, और बंदी बनाने के बाद लात घूंसों की बहुत बारिश की उसके ऊपर, और इतनी बारिश की जिससे जब भारतीय मुसलमानों ने इस दशा को देखा तो उनके मन में एक चेष्टा उत्पन्न हुई कि अंग्रेजों को कुचल देना चाहिए, और जिनसे एक आंदोलन की ओर नाम जाता है असहयोग आंदोलन। और एक खिलाफत आंदोलन जो था वहां पर एक खिलाफत आंदोलन छिड़ गया, और एक खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन के बड़े भूमि पृष्ठ पर तैयार हुआ। जितने भी यहाँ पर कारण बताए गए हैं वो सब असहयोग आंदोलन के कारण हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होता चला जा रहा है, कोई बात नहीं, आज कोई डरने की बात नहीं है, मौज मस्ती के साथ पढ़ते जाइए और थोड़ा मनोरंजन भी करते जाइए। देखिए जितने भी कारण थे आज वो सब क्या हुए हैं? असहयोग आंदोलन में बदल गए। असहयोग आंदोलन बहुत बड़ा था। अब आपको बता दें, कारण तो बता दिए हैं, लेकिन अब हम आपको बताने वाले हैं कि इसका प्रारंभ कैसे हुआ, इसकी प्रगति कैसे हुई, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ और इसका अंत कैसे हुआ। इतना मैं आपको अभी बताने वाला हूं। तो होली का माहौल है, जाते रहिए, होली मिलते रहिए और खूब खाते रहिए, ज्यादा मत खाइएगा। हम आपको बता रहे गर्मी भी होने लगी है। तो चलिए हम आपको बताने वाले हैं इसका बिगनिंग कैसे हुई है, इस आंदोलन, इस मूवमेंट की बिगनिंग कैसे हुई। तो आ जाइए, बिल्कुल पानी पी के रेडी हो गए हैं अब हम, और अब बिल्कुल आपको पूरा यहाँ पर जो टॉपिक चल रहा था असहयोग आंदोलन का, हेल्पलेस मूवमेंट, वो पूरा आपको आज क्लियर करके जाएंगे। ओके, तो बने रहिए और फटाफट कमेंट करते रहिए जो भी आपकी समझ में आए कमेंट में, और जो आपको सेशन में समझ में नहीं आ रहा है उसकी फटाफट कमेंट करते रहिए, जिसके जरिए हम आपको अगली वीडियो में उस चीज़ के बारे में डिस्कस करके आपको बताएंगे। तो आपको बता दें कि जो असहयोग आंदोलन था उसका प्रारंभ कैसे हुआ, उसकी बिगिनिंग कैसे हुई, उसका डेवलपमेंटिंग कैसे हुआ और उसका एंड कैसे हुआ। यहाँ पर जो मैं चीज बताने वाला हूँ यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो कोई आंदोलन चलता है उसका प्रारंभ कैसे हुआ। अभी तक हमने आपको बताया कि कारण थोड़े बड़े हो गए, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन आप दिक्कत मत कीजिए, आपको कोई टेंशन नहीं करने की जरूरत है, आपको समझ में बहुत अच्छा आ रहा।
जो इसका प्रारंभ होता है, जो आंदोलन को प्रारंभ करता है, जो जैसे यहाँ पर असहयोग आंदोलन के प्रमुख व्यक्ति कौन थे, हमारे महात्मा गांधी थे, तो उन्हीं के द्वारा आज असहयोग आंदोलन को शुरू किया। असहयोग आंदोलन को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं असहयोग आंदोलन कैसे शुरू हुआ। उससे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। जो कांग्रेस की, आपको एक हेडिंग डाली होगी, कांग्रेस की प्रारंभिक नीतियों में बदलाव, ठीक, और एवं असहयोग आंदोलन का निश्चय। देखिए बता दें, जो कांग्रेस का संगठन था, जो ऑर्गेनाइजेशन था, वो असहयोग आंदोलन से पहले यानी कि 1920 से पहले कुछ और था। लेकिन जैसे 1920 शुरू होता है तो कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन से थोड़ी बैठक की और मैटर शेयर किया एक दूसरे से और बताया कि हम दोनों अंग्रेजों के विरुद्ध हैं, और जब कोई चीज़ अंग्रेजों के विरुद्ध हम दुश्मन भाई हो जाते हैं ना, तो इसीलिए कांग्रेस की नीतियों में बदलाव हो गया। जो कांग्रेस आजकल पहले अंग्रेजों के थोड़ा सहानुभूति रखती थी, आज उसका पूरा विरोध हो गया है। कांग्रेस भी एक भारतीय संगठन था, उसको भी दर्द हुआ जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, और आज मुझे भी दर्द हो रहा है। तो आप लोगों को हो रहा है या नहीं हो रहा है? यस सर, हो रहा है ना? हो रहा है सर। तो क्या हुआ कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और उसके बाद कांग्रेस की जो दिशा निर्देश थे वो बदल गए बिल्कुल, कि भैया हम भी कांग्रेस जो हैं वो भी अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए, असहयोग आंदोलन भी अंग्रेजों के विरुद्ध हो गया। सब कुछ जब अंग्रेजों के विरुद्ध हो गया तो कांग्रेस ने भी असहयोग आंदोलन करना निश्चित कर लिया। इस तरीके से कांग्रेस की जो प्रारंभिक स्थितियां थी उनमें बदलाव हो गया। अब बात करते हैं जो असहयोग आंदोलन था उसका उद्देश्य क्या था और उसके कार्यक्रम कैसे थे। देखिए, असहयोग आंदोलन का आप लिखते जाइए और हम बोलते जाएंगे, और ब्लैक बोर्ड पे लिखना हम इतना लिख नहीं सकते, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन्हीं को लिखेंगे, ठीक। तो जो कांग्रेस का जो उद्देश्य, जो यहाँ पर असहयोग आंदोलन का हेल्पलेस मूवमेंट था, उसका जो एम बता रहे हैं उसके बारे में आप सुन लीजिए, और जो उसके कार्यक्रम थे उनके बारे में सुन लीजिए। इसका उद्देश्य था कि भारत में जो अंग्रेज हैं, यदि उनको यहाँ से कुछ भी दाना पानी नहीं मिलेगा, उनको यहाँ से डेवलपमेंटिंग नहीं दिखेगी, उनके व्यापार में जब डेवलपमेंटिंग नहीं दिखेगी, उनके शासन में डेवलपमेंटिंग नहीं दिखेगी, तो वो भाग जाएंगे। बस यही इसका उद्देश्य था। इस आंदोलन का उद्देश्य था कि जब अंग्रेज भारत में भिखारी बन जाएंगे, भाई हम अगर किसी दूसरे देश में जाते हैं और वहाँ की जनता, वहाँ की सरकार हमारी थोड़ी मदद ना करे, हमें कोई रोजगार ना दे, तो वहाँ तो हम खड़े खड़े और बैठे बैठे बिक जाएंगे। और यही हम सोच रहे थे भारतवासी कि असहयोग आंदोलन के जरिए हम उनको भिखारी बना दें भारत में, और जब वहाँ यहीं उन्हें खाने को नहीं मिलेगा तो वो क्या करेंगे, आधे मर जाएंगे और आधे इंग्लैंड भाग जाएंगे, ठीक। इसी को हमने सोचते हुए, इसी एम को हमने प्राप्त करने के लिए एक असहयोग आंदोलन बनाया, ठीक। असहयोग आंदोलन जब बन गया तो आपको उद्देश्य समझ में आ गया कि असहयोग आंदोलन का उद्देश्य क्या था, कि अंग्रेजों को यहीं भिखारी बना दो और कपड़े लत्ते सब इनके छीन लो, इन्हें भगा दो, आधे भाग जाएंगे आधे मर जाएंगे, जितने भी गोरा गोरा कहलाते हैं जो सब मर जाएंगे, ठीक। लेकिन हमें इनके लिए, इन्हें ऐसा बनाने के लिए, इनकी स्थिति को ऐसा करने के लिए कुछ यहाँ पर हमें कुछ कार्यक्रम करने होंगे। तो कार्यक्रम इन्होंने कैसे किया, एक तो इन्होंने सकारात्मक, पहला इन्होंने कार्यक्रम किया सकारात्मक एवं रचनात्मक। सकारात्मक एवं रचनात्मक कार्यक्रम, दो कार्यक्रम किए, एक तो सकारात्मक रचनात्मक, ठीक, एक ये हो गया, एक नकारात्मक और विरोधात्मक, दो कार्यक्रम किए, ठीक। नकारात्मक विरोधात्मक का मतलब था, नकारात्मक और विरोधात्मक का इतना ही मतलब था कि जितने भी अंग्रेजी वस्त्र हैं, जितने भी अंग्रेज की तरफ से वस्त्र बेचे जा रहे हैं मार्केट में, उन वस्त्रों को पहनना छोड़ दो भैया, ठीक। तो उनकी मार्केटिंग में थोड़ा स्तर नीचे जाएगा, उनको कम ज्यादा घाटा होगा, मरने लगेंगे बेचारे, ठीक। एक बात और बता दें, जितनी भी इंग्लैंड से निर्मित वस्त्र है जो भारत में बेची जा रही है, उसको खरीदना मना कर दो। संपूर्ण भारत की प्रत्येक जनता असहयोग आंदोलन के जरिए उस चीज को नहीं खरीदेगी। ये नकारात्मक और विरोधात्मक मतलब है, एक जो कार्यक्रम आपका नकारात्मक और विरोधात्मक है उसके जरिए आता है, ठीक है। अंग्रेजी कोई भी चीज जिस पर मेड इन चाइना लिखा है वो चीज भारत में नहीं खरीदी जाएगी। भारत का कोई भी व्यक्ति उस चीज को नहीं स्वीकार करेगा, नहीं एक्सेप्ट करेगा। आजकल जो छात्रों को विद्यालय में पढ़ाया जाता है, जो शिक्षित विद्यालयों में पढ़ाया जाता है, जो शिक्षित स्थानों पर पढ़ाया जाता है, वो यही पढ़ाया जाता है जो मेड इन चाइना लिखा है। उस चीज पे कभी भरोसा मत कीजिए। और वाकई में
लेके गए बुलेट और पता चला मेड इन चाइना लिखा, बीच में पहिए गायब, वो फटाक से जमीन पे आ गया। ठीक, तो जमीन पे आने से पहले आप सोच लीजिए कि जिसपे मेड इन इंडिया लिखा है वही खरीदी, क्योंकि वो विश्वसनीय है, हमारे देश की है। ठीक, इसी प्रकार क्या हुआ कि जितना भी हमने विरोध कर सका, अंग्रेजी जितनी भी चीजें थी उनका विरोध जितना भी हम लोगों ने कर सका वो हमने किया। वो किसके जरिए किया? असहयोग आंदोलन के जरिए किया। ठीक, जितनी भी चीजों को नहीं खरीद पाए हम, मतलब हमने नहीं खरीदा, जितनी भी हम अपनी आवश्यकता के अनुसार नहीं खरीद पाए उतनी हमने नहीं खरीदी, जिनका उनका स्तर गिरा और उनकी सरकार में कुछ कारण उत्पन्न होने लगे। ठीक, तो ऐसे तो हमने नकारात्मक और विरोधात्मक ढंग से असहयोग आंदोलन को शुरू किया। रचनात्मक और सकारात्मक कैसे किया? हमने ऊनी वस्त्रों का अपने कारखानों से कपड़ों का बुनवाना शुरू किया, बुनवाए। ऐसी सभी चीजें जो अंग्रेजों के द्वारा बनाई जा सकती थी आज इंडिया में बनने लगी हैं, और इंडिया आज डेवलपमेंटिंग देश हो गया। इंडिया के जरिए वो सभी देश, इंडिया में वो सभी वस्तुओं का प्रदान करना शुरू हो गया, वो सभी चीजें प्रदान कराई जा रही थी उस टाइम, जो अंग्रेजों के द्वारा कराई जा रही थी। जो भारतीय जनता अंग्रेजों से खरीद रही थी आज वो भारतीय लोगों से खरीद रही है। देखिए, तो इस तरीके से हमने रचनात्मक कार्य भी अपना बढ़ा लिया। तो ये तो होगा इनका उद्देश्य और कार्यक्रम, कांग्रेस की नीतियों में परिवर्तन। अब हम बात केवल एक ही चीज की करेंगे, वो है कि असहयोग आंदोलन का जो शुभारंभ था वो कैसे हुआ। देखिए, असहयोग आंदोलन को चलाने वाले हमारे नेता महात्मा गांधी हैं, और महात्मा गांधी ने क्या किया आपको बता दें। उन्होंने सबसे पहले अपने हाथों से इस चीज का शुभारंभ किया। जैसे मेरी कोचिंग है प्रशांत कंपटीशन कोचिंग, तो मेरी दादी ने इसका शुभारंभ किया था, लेकिन असहयोग आंदोलन को चलाने वाले हमारे महान नेता महात्मा गांधी थे, उन्होंने इसका शुभारंभ किया। केसरी हिंद एक उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया, हमने आपको अभी पढ़ाया है। सबसे पहले केसरी या हिंद जो उपाधि है इनकी, केसरी हिंद, उससे इन्हें नवाजा गया था। लेकिन जब इन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया तो क्या किया, केसरी या हिंद जो इनकी उपाधि थी उसका इन्होंने त्याग पत्र दे दिया, मतलब उसे छोड़ दिया। ठीक, तो जब इन्होंने अपनी इतनी बड़ी उपाधि छोड़ दी जो अंग्रेजों के द्वारा दी जा रही थी, हम एक नाम नहीं छोड़ सकते, हम एक चीज नहीं छोड़ सकते जो अंग्रेजों के द्वारा बनी है। तो आज कमेंट में लिख के भेजिए कौन कौन मेड इन चाइना की चीज खरीदता है। जो बच्चे मेड इन चाइना की चीज खरीदते हैं वो कृपया मत खरीदिए, क्योंकि मेड इन चाइना पे हमें बिलीव नहीं। ओके, आज से कोई मेड इन चाइना की चीज नहीं खरीदेगा। उसके बाद आपको बता दें, केसरी हिंद की उपाधि जब इन्होंने त्याग कर दी तो इनको देखते देखते भाई असहयोग आंदोलन में जो भाग लेगा उसे रोल तो मारने पड़ेंगे। सेंट जमुना दास जी, नाम भी नहीं सही से याद है, सेंट जमुना दास जी जो थे वो वायसराय थे, उन्होंने उसकी उपाधि छोड़ दी। वो मजिस्ट्रेट थे, उसकी उपाधि छोड़ दी। जो हमारे वकील थे मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, जितने भी नेता थे राजनीतिक नेता, वो कोई ना कोई छोटी मोटी पोस्ट पर थे। उन्होंने आज उन सभी पोस्ट से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा ना तो हम जाएंगे तहसील, ना हम जाएंगे कचहरी, आज बैठेंगे असहयोग आंदोलन। जब धीरे धीरे असहयोग आंदोलन बढ़ता गया और इस टाइप से जितनी भी अंग्रेजी पोस्टें थी, जितने भी अंग्रेज कानून थे, उन सबको हमने तोड़ते हुए, उन सब से इस्तीफा देते हुए केवल एक ही नाम लिया, असहयोग आंदोलन, और असहयोग आंदोलन का इस टाइप से प्रारंभ हो गया। अब बात करते हैं इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है या इसकी प्रगति कैसे हुई। आपको बता दें कि इसकी प्रगति हुई प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन एवं असहयोग आंदोलन प्रगति। देखिए, हम पढ़ाते पढ़ाते थकते नहीं हैं, लेकिन आप लोग भी पढ़ते पढ़ते थकिए मत, क्योंकि हम तो आज पढ़ा ही रहे हैं। आज हमें पूरा टॉपिक असहयोग आंदोलन को एंड करना है यहीं पर। देखिए, प्रगति पर हम आ गए हैं।
कैसे इसका प्रगति हुआ, कैसे इसकी डेवलपमेंटिंग हुई, उसके बारे में बताने जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद अब रह गया है इसका एंड, और इसका एंड करके वीडियो को हम सेटअप करेंगे, वीडियो को बंद करेंगे। ओके, तो देख लीजिए इसका प्रगति, इसकी डेवलपमेंटिंग कैसे। प्रिंस ऑफ वेल्स आप समझ सकते हैं, प्रिंस का नाम होता है राजकुमार, और राजकुमार कहाँ का, इंग्लैंड का, यानी ब्रिटिश। देखिए बता दें आपको, ब्रिटिश का जो राजकुमार था वो भारत आज टहलने आ रहे थे। भारत कोई अमीनाबाद तो है नहीं, हालांकि भारत की इतनी खूबसूरत जगहें आज भी विद्यमान हैं जिसे देखने के लिए विश्व के तमाम लोग भारत में आते हैं। जैसे आप ताजमहल देख लीजिए। अब बता दें थोड़ा ताजमहल के बारे में। योगी जी जो हैं बुलडोजर बाबा, आज कल में और हो सके तो वो जल्दी ही ताजमहल का नाम बदलकर रखने वाले हैं राम महल। ठीक, तो राम महल जब ताजमहल का नाम बदलकर राम महल रह जाएगा तो सबसे ज़्यादा विश्व में हम ही खुश होंगे, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि ताजमहल का नाम बदलकर राम महल रह जाए। तो आप लोग भी कमेंट करके बता दीजिए कौन कौन चाहता है कि राम महल रख दिया जाए। चलिए ठीक, तो कम बैक ऑन योर टॉपिक। तो प्रिंस ऑफ वेल्स जब भारत में आना चाहते थे तो जो अंग्रेज सैनिक थे वो क्या चाहते थे कि भारत में शांति बने रहे, बड़ी बड़ी बाजारें लगी, उनका स्वागत हो धूमधाम से। लेकिन जब भारतीय जनता ने ऐसा सोचा, ऐसा देखा, ऐसा सुना कि जब प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आने वाले हैं तो उन्होंने कहा रोज के जमकर विरोध करेंगे, उससे भगाएंगे, इस ससुरा को भगाएंगे बहुत तेजी से, ये ससुरा भारत ना आने पाए। और जब ऐसा हुआ, प्रिंस ऑफ भारत आने वाले थे, लेकिन उससे पहले इतने कांड कर दिए इन ससुरों ने कि भारतीय जनता जितनी भी थी उसमें रोष उत्पन्न हो गया, आ जाओ अब तो कतई नहीं आने देंगे। क्या कांड हुए आप सुन लीजिए। प्रिंस ऑफ वेल्स जब भारत आने वाले थे उससे पहले कुछ ऐसे मैटर डिपेंड करते हैं इस चीज पर जिन्होंने ऐसे कदम उठाने पे मजबूर कर दिया भारतीय जनता को जिससे प्रिंस ऑफ वेल्स को रोकना पड़ा। आपको बता दें 20 अगस्त 1921 को ठीक गुरुद्वारे में, साहिब गुरुद्वारे में 20 अगस्त 1921 में साहिब गुरुद्वारे में क्या हुआ, सॉरी यहाँ पर 20 अगस्त नहीं है, नोट मत करना, अगर नोट कर लिया तो काट के फिर से लिखिए 4 मार्च 1921 में जो साहिब गुरुद्वारा है ननकाना में, साहिब गुरुद्वारा आप जाके देखिए, बहुत बढ़िया गुरुद्वारा बना है। वहां पर जब अंग्रेजों ने गोली चलाई तो बहुत बेचारे असंख्य लोग मारे गए, बहुत से लोग घायल हुए, लेकिन उसका डिफेक्ट कोई सरकार पे नहीं पड़ा, सरकार ने उसका कोई बंदोबस्त नहीं किया। चलिए छोड़ दीजिए। अली बंधुओं के ऊपर गोली चलाई गई, कितनी डेट थी, 20 अगस्त 1921 ईस्वी थी। 20 अगस्त 1921 को अली बंधुओं को मार गोलियों से भूंज दिया गया। उस समय क्या हुआ, जब अली बंधुओं को भूंजा गया उस समय अली बंधु भी कमजोर नहीं थे, मार सीना तान के आ गया, आजा ससुरो तुमको आज हम फेर देंगे। और भैया ऐसे ही हुआ, इतने अंग्रेज मारे गए उस टाइम और इतने अली बंधु मारे गए कि इक्वल हो गया, पूरा बराबर हो गया, लड़ाई में आ जाओ दूसरा ठूस देंगे। ठीक, और ठूसते रहे। जब अली बंधुओं के ऊपर गोली चलाई गई, महात्मा गांधी जो थे एकदम खड़े हो गए, आ जाओ आज हम तुम्हें देख लेंगे। खड़े हो गए तो उन्होंने सरकार को एक पत्र लिखा। चलिए पत्र हम आपको बाद में बताते हैं। अली बंधु जब यहाँ पर हो गए, गोलियां चल गई, आधे मरे उधर के आधे इधर के मरे, कोई बात नहीं, ऐसा चलता रहता है अंग्रेजी हुकूमत में। अब क्या हुआ, 17 नवंबर 1921 को आ गया प्रिंस ऑफ वेल्स, वहां झंडी अंडी लगा के आ जाओ भैया, भारत को देखने आए हैं कैसा हमारी हुकूमत चल रही। अब भारत के लोग लइके डंडा लठिया दौड़ पड़े, आ जाओ आज सालों भूंज देंगे। ससुरा देखने आया कि भारत में क्या चल रहा है, इतने क्रूर अत्याचार कर रहे हैं अंग्रेज, ऊपर से देखने आया भैया, लइके डंडा पहुंचे, हड़ताल ही हुई, जितनी बाजारें थी वहां सब पर हड़ताल हो गई, बड़े बड़े शहर बंद हो गए,
बड़े बड़े गांव बंद हो गए। जब इतनी हड़तालें हुई तो अंग्रेजी सेना जो थी वो हड़बड़ा गई कि प्रिंस ऑफ वेल्स 17 नवंबर 1921 को आ रहे हैं, देखेंगे क्या सोचेंगे। जो सोचना था वो सोचना, और ससुरे की मार भी बहुत लगाई गई। भाग गया ससुरा। फिर से कहे भैया यहीं से गाड़ी मोड़ो और सीधे इंग्लैंड पहुंचा दो, वरना हमारी हड्डी पसली टूट जाएगी। ठीक, हड्डी पसली टूट गई और वो पहुंच गया सीधे इंग्लैंड। तो 17 नवंबर 1921 की घटना को भारत के लिए एक बहुत बड़ी घटना थी, बहुत बड़ी खुशी का दिन था जब 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स भारत लौट गया। जब अली बंधुओं के ऊपर गोली चलाई गई, महात्मा गांधी से सहन नहीं हुआ। उन्होंने सरकार को एक पत्र लिखा, देख लीजिए, अपना अगर आप कानून वापस लेते हैं तो ठीक है, वरना हम कानून एक और लागू करेंगे, और जिसका नाम होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, और सविनय अवज्ञा आंदोलन में कर ना दो, ये भी कार्यक्रम सम्मिलित होगा। लेकिन क्या था, सरकार इतनी क्रूर हो चुकी थी, इतनी निर्दय हो चुकी थी, उसे सोचना समझना आता ही नहीं था। वो इतना समझती थी हिंदुओं को कुचल डालो, भारत में जो लोग हैं उनको कुचल डालो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कुचलो कुचलो कुचलो। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जब ये पत्र सरकार के पास पहुंचा, और इस पहुंचने से पहले सरकार इसको पहुंचा और सरकार ने देखा, लेकिन इसका कोई आंसर नहीं दिया। मत दो आंसर, भी आगे देखो क्या होता है। जब ये हो गया तो एक तीसरा जो है वो है इसका अंत कैसे हुआ। अब एंड पता चाहिए, बस 10 मिनट का वीडियो रहा है, आप देखते रहिए। अब भी जिसने शेयर नहीं किया है वो शेयर कर दो फटाफट अपने ग्रुप पे। हम सब यहाँ से देख रहे हैं कौन कौन शेयर कर रहा है। ठीक, शेयर करते जाओ, वरना अगला वीडियो आने में बहुत दिक्कत होगी, बहुत देर लगेगी। ठीक, जितनी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ेंगे उतना ही आपको पढ़ाते हुए मजा आएगा, और पढ़ते रहिए, दमादम मजा करते रहिए। ओके, देखिए क्या हुआ। 17 नवंबर 1921 में जब प्रिंस ऑफ वेल्स भाग गया, ससुरे को हमने लाठी लेके भगा दिया। आओ हम भगा देंगे आज तुम्हें, समझ में आ रहा है? यस सर। जैसे हमने भगा दिया तो भाग गया ससुरा। अब कैसे हुआ असहयोग आंदोलन का अंत, कैसे हुआ जानते हैं? जानते हैं कि नहीं जानते हैं? नो सर। देखिए, पानी पीते रहिए, बहुत पानी पीते हैं आप। अंत कैसे हुआ, अंत आपको बता दें। असहयोग आंदोलन के अंत पे आगे ज्यादा खुशखबरी ना हो, दांत मत निकालो। अंत इसका ऐसे हुआ, चोरी चोरा नामक एक घटना सुनी होगी। चोरी चोरा कांड। आज हम कहीं होली नहीं मिलेंगे, आज होली का दूसरा दिन है, तो हमने सोचा चलो बच्चों के लिए एक वीडियो बनाओ बढ़िया। असहयोग आंदोलन का पेपर भी आने वाले हैं, तो हमने चलो बम्पर भर्ती कर दो, आज वीडियो बनाए कि मानेंगे। तो चोरी चोरा जो कांड हुआ वो कहाँ हुआ? बुलडोजर वाले बाबा के यहाँ। इनके यहाँ बुलडोजर वाले बाबा। मारकर में इंक खत्म हो गई, आपका टॉपिक भी खत्म हो गया। गोरखपुर नाम सुना होगा, गोरखपुर नाम सुना होगा, ध्यान से सुन लीजिए, वरना बुलडोजर वाले बाबा आ जाएंगे जेसीबी लेके। भारतीय जनता, भारत भाई और बहनों करने लगे। ओके, तो भाई और बहनों करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि गोरखपुर में एक स्थान है चोरी चोरा। वहां पर क्या हुआ कि जब इतना अत्याचार हुआ, प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन हुआ, ससुरे को लाठी डंडा लेके भगा दिया तो भाग गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब कोई आंसर भी नहीं आया सरकार की तरफ से, पत्र लिखा महात्मा गांधी ने, उसका भी आंसर नहीं आया, तो अब भारत की जनता होता मारा जाओ। अब क्या हुआ, गोरखपुर तो तुम वैसे भी जानते हो शेरों का शहर है, शेर वहां वास करते हैं। बाबा बुलडोजर वाले एकदम शेर हैं। जब जेसीबी पर खड़े होते हो कहते हैं भाइयों और बहनों, ऐसे करते हैं। अब तो सरकार भी बन गई, अब देखो क्या क्या जलवा हो अपने लोगों के। हमारे तो भैया बहुत जलवा है, और तुम्हारे भी जलवा होंगे, बस शेयर करते रहो। गोरखपुर में क्या हुआ, चोरी चोरा नामक एक स्थान है, वहां पर भारत के लोगों ने कम से कम जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोग थे, कमेंट करके बता दो। अभी बता चुके 20,000 लोग थे लगभग में, लेकिन यहाँ पर कितने लोग थे? 7 से 8,000, 7,000 या 8,000 लगभग लोग थे। इन्होंने धरना दिया, आ जाओ बुलडोजर बाबा की जय करते हुए पहुंच गए गोरखपुर चोरी चोरा कांड जहाँ हुआ था उस स्थान पे। आ गए भैया,
बुलडोजर तो थे नहीं उस टाइम, पैदल ही गए होंगे कि आ जाओ आज हम धरना प्रदर्शन करेंगे, अंग्रेजों को चल देंगे 10-12। अभी तुम पड़ गई एक चौकी, पुलिस चौकी, और वहां से लाई के लाठी डंडा ससुरे निकल पड़े कि आ जाओ आज तुम्हें हम घेर लेंगे। हमने कहा चलो तुम घेर लो। और जैसे भैया लाठी डंडा लेके निकले, ऐसे ही वही 7-8 हजार लोग घुस पड़े। और जैसे ही घुसे उसमें पुलिस चौकी में, तो ससुरा पता नहीं कहाँ गए पुलिस वाले, अब दिखे ही नहीं, और जितने दिखे उन्हीं को चल दो। अब जब हमारे लोगों ने गुस्सा नहीं ठंड शांति भाई, तो हम लोगों ने उठाई माचिस और बोरी आग ही लगाई थी। जब चोरी चोरा नामक स्थान पर पुलिस चौकी में आग लग गई, और जैसे ही आग लगती है आपको बता दें, कमेंट करते रहिए, चोरी चोरा कांड में पुलिस चौकी में आग लगी तो आधे सिपाही, यहाँ पर 70 सिपाही दर्शाए गए हैं। जो मैंने किताब पढ़ी थी उसमें 70 सिपाही बताए जाते हैं, एक थानेदार बताया जाता है। इतने लोगों की आग से जलकर मृत्यु हुई है, ज्यादा लोगों की नहीं हुई है। भैया 20,000 लोग मारे गए तो हम क्या करें, भारत के लोग मारे गए, गुस्सा नहीं आएगी। बच गए उस टाइम, माचिस नहीं मिली वरना आग लगा देते, वहीं बागई में आग लगा देते, लेकिन कुछ नहीं, यहाँ लगाई आके गूंज दिए, 70 सिपाहियों को जला के राख कर दिया। आज भी मर्डरा रहे होंगे चोरी चोरा नामक स्थान पे भूत बन के। और जइयो ना कोई, और जो जइयो वो कमेंट करके जइयो, हम साथ में चलेंगे। अब एक थानेदार को भी मार दिया गया आग लगा। जब इतना हुआ तो चोरी चोरी नामक स्थान पे क्या हुआ, महात्मा गांधी कूदते हुए आ जाए, भैया जी क्या किया तुमने, अहिंसावादी आ गए जी, क्या किया जी क्या किया। अब भैया जनता कहाँ सुनने वाली थी, जनता आधी भाग गई, आधी खाने लगी कि क्या हुआ ससुरे मर गए, हाँ मर गए। महात्मा गांधी आए, महात्मा गांधी ऐसा है। और ये घटना कब हुई चोरी चोरा वाली, 5 फरवरी। भैया हम साफ साफ लिख रहे हैं बहुत बढ़िया करके, अब हम सबको मिटाले दे रहे हैं क्योंकि अंत होने वाला है। और डेट याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है चोरी चोरा की, और बड़ी बड़ी लिख रहे हैं। 5 फरवरी मार्कर हो गया बंद, 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922 को आग लगाई गई थाने में, ठीक लग गई। अब आ जाओ 12 फरवरी, तो 5 फरवरी को ही महात्मा गांधी आ गए लेके लाठी, कि आ जाओ 5 फरवरी को ही आज हम इस आंदोलन को बंद करके रहेंगे, ससुरे बहुत बदतमीजी कर रहे हैं, बहुत आग लगा रहे हैं। और जब उन्होंने 20,000 मार डाले तो महात्मा गांधी ने कुछ नहीं किया, कोई बात नहीं वो भी करेंगे जो देश के हित में करेंगे। 12 फरवरी 1922 ईस्वी को उन्होंने कहा आओ कलकत्ता में अधिवेशन करते हैं कांग्रेस का। भाई कांग्रेस का हिस्सा बन चुका था असहयोग आंदोलन, बुला लियो सबको, आए जाओ सबको, मिठाई उठाई पानी आनी तब भी पिलाई नहीं। और समय लाल मिठाई चलत हुई, लाल मिठाई और पानी पिलाओ, समझ में आ रहे हो ना आ रहे हो? आ रहे हो, बहुत कैसे रहे तुम। 12 फरवरी 1922 में कलकत्ता में अधिवेशन किया। अधिवेशन करते टाइम उन्होंने बता दिया कि असहयोग आंदोलन को आज यहीं पर स्थगित किया जाता। और स्थगित करने के बाद, स्थगित करने के मूड में, स्थगित करने के विचार में कोई भी राजनीतिक नेता नहीं था उस टाइम। बहुत गर्मी हो रही है, कोई भी राजनीतिक नेता नहीं था उस टाइम। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और हमारे लाला लाजपत राय, जितने भी राजनीतिक नेता थे उन्होंने सबने मना किया। सबने कहा कि असहयोग आंदोलन को नहीं रोकना चाहिए, अगर हम रोक देते हैं तो अंग्रेज हमारे सिर पे खड़े हो जाएंगे। वो हुआ भी ऐसा। महात्मा गांधी आए लेके लाठी, उनने का रोकेंगे कलकत्ता अधिवेशन। जो हमारा असहयोग आंदोलन था, हेल्पलेस मूवमेंट था, उसको स्टॉप लगा दिया और वो वहीं पर रुक गया। ठीक, उन्होंने कहा, जो राजनीतिक नेता थे उन्होंने कहा जो भारतीय जनता का विकास, जो भारतीय जनता का रोष चरमोत्कर्ष पर था, उसको रोकने के लिए भारत के लिए अच्छा नहीं होगा। वाकई में वो वही हुआ। 12 फरवरी 1922 को, मतलब 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन रद्द किया गया, मतलब रोक दिया गया। इंपॉर्टेंट डेट है, याद कर लीजिए। 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा हुआ, 12 फरवरी को स्थगित किया गया। अब आ जाओ भैया, जब स्थगित हुआ तो क्या हुआ, हलचल मच गई। असहयोग आंदोलन में जितने लोग थे सब में हलचल मच गई, और सब क्या कहने लगे, अब क्या होगा, अब क्या होगा। सब इन पे निराश हो गए महात्मा गांधी पे, कि पहले चलाओ रोक दो, पहले चलाओ रोक दो। लेकिन रोका नहीं था उन्होंने इसे रोका नहीं था, उनके आगे मजबूरी थी, इसलिए इस आंदोलन को रोकना पड़ा।
आप लोग महात्मा गांधी पे नाराज मत हुए, उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं रोका, उनके सामने कुछ मजबूरियां होंगी। जब ऐसा हुआ भारत की जनता में भी तीव्रता हो गई, मतलब एक दूसरे से अटूट होने लगे, जो यूनिटी एकत्रित कर पाई थी आज वो भी विखंडित होने लगी। ठीक, जब ये खंडित हो गए तो अंग्रेजों को मौका मिला, उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी बहुत दुष्ट आदमी है, बहुत पाजी इंसान है, ऐसा करो इसको उठा लो। अब ससुरे आ गए 2-3, भैया हम बता दें हमको बहुत डर लग रहा था। 13 मार्च 1922 ईस्वी को महात्मा गांधी को उठा लिया, बेचारे बाल भी नहीं काट पाए थे, कंघी भी नहीं कर पाए थे, और चले गए बेचारे। अच्छा बताओ, एक बार एक चुटकुला है कि महात्मा गांधी को उनके बर्थडे पे एक ऐसा गिफ्ट दिया गया था जिसे देखकर वो रोने लगे थे। बताओ क्या है? सर कंगा था। कंघी थी? यस सर। चलिए आप बहुत होशियार हो गए हैं, लेकिन बुलडोजर वाले बाबा के साथ कम रहिए क्योंकि आप भी खूब स्टोरी लगाते हैं। 13 मार्च 1922 को हमारे देश के बुजुर्ग नेता महात्मा गांधी को अरेस्ट किया गया। आप होते उस दिन तो आप चुप नहीं बैठते, आंदोलन पे बैठ जाते हैं। लेकिन भारत की जनता को भी सहन शक्ति, यूनिटी भले ही वो टूटने लगी थी, लेकिन उनको कवरेज नहीं हुआ, उन्हें सहन नहीं हुआ। ठीक, और जब सहन नहीं हुआ तो क्या होता है, कुछ उन्होंने उस समय जो राजनीतिक नेता थे वो कमजोर होने लगे थे। चलिए कोई बात नहीं, कमजोर हो गए कोई बात नहीं, लेकिन जब 13 मार्च 1922 ईस्वी को महात्मा गांधी को अरेस्ट किया गया, इन्हें 6 साल का कारावास दिया गया। कितने साल का? 6 साल का। रॉलेट एक्ट बना, इन्हें अरेस्ट किया गया, 24 घंटे अंदर हम छुड़ा लाए थे, भारत की जनता छुड़ा लाई थी। लेकिन 13 मार्च 1922 को जब अरेस्ट किया तो हम में हिम्मत नहीं थी हम चले जाएं, क्योंकि हम थे ही नहीं उस टाइम। 13 मार्च 1922 ईस्वी को 6 साल का इन्हें कारावास दिया गया, मतलब दंडनीय कानूनी दंड दिया। इनकी तबीयत सही होने के कारण इनकी तबीयत खराब हो गई। उसके कारण 5 फरवरी 1924 ईस्वी को इन्हें बाकायदा रिहा किया गया। 5 फरवरी 1924 को जैसे इन्हें रिहा किया गया, वैसे ही अशोक आंदोलन का अंत कब हुआ? 12 फरवरी 1922 को अंत किया गया इसका। किस कांड के जरिए हुआ? चोरी चोरा कांड जब हुआ